to you by Himalaya Pure Hands. पहली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। एमपी सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने के लिए लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। अब सभी कार्यक्रम सामान्य तौर पर आयोजित होंगे। राज्य में ये प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू थे। वक्त वक्त पर समीक्षा हो रही थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से हटाने की घोषणा की। यानी अब राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। हालांकि कोरोना नियमों का पालन करना अब भी अनिवार्य होगा। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों की ओर से दायर हलफनामे पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कहा, नौकरशाही सुस्त है, राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी है। और क्या हुआ, विस्तार से जान लीजिए। इस दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने मौसम विभाग का हवाला देते हुए कहा कि 21 नवंबर के बाद मौसम बदलते ही स्थिति में सुधार की संभावना है। अभी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या कोर्ट कोई सख्ती दिखाने से पहले 21 नवंबर तक का इंतजार कर सकता है? केंद्र की इस बात पर फटकार लगाते हुए कोर्ट बोला, हम हाथ पर हाथ रखकर मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। दरअसल पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों को घर से काम करने पर विचार के लिए कहा था। आज इस पर कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए केंद्र ने कहा, अगर सबको वर्क फ्रॉम होम में भेज भी दिया जाए तो कोई खास असर होगा नहीं। सड़कों पर कुछ ही गाड़ियां कम होंगी। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल आए थे तुषार मेहता, वो बोले, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, पर केंद्र सरकार के दफ्तरों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसका असर पूरे देश पर होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र के 1000 में से 100 दफ्तर एक ही जगह हैं, ऑफिस का समय भी तय है, फिर क्यों आपके कर्मचारी या अधिकारी एक ही बस या गाड़ी से ऑफिस नहीं आ सकते? इस पर सॉलिसिटर जनरल बोले, सरकार ने अपने कर्मचारियों को कार पूलिंग का सुझाव दिया है। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमन्ना ने ब्यूरोक्रेसी को भी फटकार लगाई। कहा, पिछले 30 साल में जज के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ करना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि हर फैसला और सुझाव कोर्ट दे। वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि लड़ना कैसे है। वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि आग कैसे बुझाएं और बाल्टी कैसे उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। पूछा कि आखिर किसान को पराली जलानी क्यों पड़ती है? 5 स्टार होटल में बैठकर किसानों को दोष देना आसान है। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार की दलील पर की, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि प्रदूषण के लिए पराली जलाया जाना सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सब जानते हैं 2 महीने में पराली जलाने की घटनाएं पीक पर होती हैं। ये भी बोले कि पराली जलाना दम घोटू प्रदूषण का बड़ा कारण है। इस मौके पर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो बोले कि सरकार के एफिडेविट में प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 4 से 7% ही बताया गया है, लेकिन ये साल भर का औसत है जो इन 2 महीनों में बढ़ जाता है और 35 से 40% तक हो जाता है। यानी जो पिछला दावा था केंद्र का, वो अर्धसत्य जैसा था 4 से 7 वाला। इन 2 महीनों में ये 35 से 40%। इस पर गौर करिए आप। इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि प्लीज आप लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। ये सीजन पराली जलाने का है, ये आंकड़े हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम इन सब बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, मुख्य मसले पर फोकस कर सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टीवी डिबेट का हवाला देते हुए कहा कि इन पर दिखाए जाने वाले आंकड़े कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट बोला, टीवी चैनलों में होने वाली डिबेट ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। इसके बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, 21 नवंबर के बाद हम कंप्लीट शटडाउन पर विचार करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। अगली सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करने का फैसला किया है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। 8 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 4 किसान जो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे मरने वालों में। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने जानबूझकर प्रदर्शनकारी किसानों को अपनी गाड़ी से कुचला। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारियों एसबी शिरोडकर, पद्मजा चौहान और डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को भी शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर सुन लीजिए। उसने आज आदेश दिया कि त्रिपुरा राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट को लेकर जो यूएपीए के मुकदमे दर्ज किए गए हैं 2 वकील और 1 पत्रकार के खिलाफ, इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इन दोनों वकीलों ने त्रिपुरा का दौरा किया था और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद त्रिपुरा की पुलिस ने यूएपीए के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर पूछताछ के लिए उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था।
इसके अलावा जो दो पत्रकार HW न्यूज़ की वहां पर गई थी, इनके खिलाफ भी त्रिपुरा की सरकार ने मुकदमा कायम किया था, लेकिन अदालत ने इन दोनों पत्रकारों को जमानत दे दी है। इसके बाद मंत्री जी का बयान भी आया, बोले कि ये पत्रकार विपक्षी पार्टियों की शह पर काम कर रहे थे। मसला यह है कि त्रिपुरा में कोई भी उस सरकार के हिसाब से कथित हिंसा की जांच के लिए जाता है तो सरकार को वो अपने खिलाफ षड्यंत्र क्यों लगता है। वैसे षड्यंत्र की बात हो रही है, कंस्पिरेसी थ्योरीज की, विवादित बयानों की बात हो रही है, तो एक बयान और आपकी नजर। कंगना रनौत अभी आजादी को लेकर दिया बयान, उस पर विवाद थमा नहीं था कि एक और नया विवाद आ गया। कंगना ने कहा महात्मा गांधी के बारे में कुछ, उन्होंने महात्मा गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक बताया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि वो चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को सलाह भी दी कि अपना हीरो समझदारी से चुने। मुझे लगता है कि सबसे पहले इस सलाह पर हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विचार करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री को क्यों घसीट कर ले आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश का उन्हें नेतृत्व करना है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन देश में हाल में एक नागरिक सम्मान से नवाजी गई एक्ट्रेस लगातार लापरवाही से भरे बयान दे रही हैं, मूर्खतापूर्ण बयान दे रही हैं, और अब राष्ट्रपिता पर यह धृष्ट टिप्पणी भी सामने आई है। वैसे घटिया टिप्पणी एक और आई है कंगना के बयान पर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार की तरफ से। उन्होंने कहा कोई नाचने वाली महात्मा जी के ऊपर अगर बात करती है तो उसका उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। मंत्री जी से पूछना चाहिए इस मूर्खतापूर्ण टिप्पणी के बारे में, क्या नाचना गुनाह है। वैसे जाते जाते एक बात और, ये जो कंगना जी गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें कह रही हैं और उसमें कोई थप्पड़ के लिए गाल आगे करने वाली बात का जिक्र कर रही हैं, तो बता दिया जाए कि ये बात महात्मा गांधी ने हरिजनों पर हुए अत्याचार के संदर्भ में कही थी कि इतना अत्याचार हुआ है कि वो अगर क्रोधित भी हों, हिंसा के लिए भी उतारू हों, तो गाल आगे बढ़ा दीजिए और इस पर तमाचा भी मार दें तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दीजिए। पर ये पढ़ी लिखी बातें हैं, व्हाट्सएप पर शायद कम सर्कुलेट होती होंगी। तो कंगना का एक घटिया बयान, उस पर मंत्री जी का एक घटिया बयान, देश भर में अब कंगना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। आई एम श्योर मंत्री जी के विरोध में भी प्रदर्शन होंगे, प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन जब हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में सचेत होना चाहिए, उस समय इस तरह के बयानों का मतलब क्या है, किस तरह की फुटेज हासिल करने की कोशिश हो रही है और उसे किस तरह की समाज में स्वीकार्यता मिल रही है। आपके पास कोई कुछ टाइप करके भेज देता है सोशल मीडिया पर, आप हूबहू उनको मान लेते हैं। बेहतर हो उससे पहले अध्ययन किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी सुर्खी की तरफ। यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले खूब सारी खबरें हैं। पहली खबर दल बदल की। आज समाजवादी पार्टी के 4 MLC यानी विधान परिषद के सदस्यों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें सबसे प्रमुख नाम है रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र हैं। बीजेपी में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, ये भी पहले सपा में थे, इनके भतीजे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद्र के पुत्र CP चंद्र, जो 2016 में सपा के समर्थन से गोरखपुर से MLC बने थे, वो भी बीजेपी में आ गए। मुलायम सिंह के करीबी माने जाने वाले नोएडा से सपा MLC नरेंद्र भाटी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। अवैध खनन मामले में नोएडा की SDM दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने के बाद यही नरेंद्र भाटी चर्चा में आए थे। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जालौन ललितपुर सीट से MLC रमा निरंजन भी सपा को अलविदा कह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। चारों MLC का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त हो रहा है। मार्च में ही सूबे में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके चलते MLC के चुनाव पहले होंगे। नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है MLC के। विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों के चुनाव में सत्ता में रहने वाली पार्टी को सियासी फायदा मिलता है। यही वजह है कि चुनावी पंडित कह रहे हैं कि चुनाव से पहले विपक्षी दल के MLC बीजेपी में आ गए। इसके अलावा सुर्खियां यूपी से 2 और हैं। प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची, पूजा अर्चना की, अपनी जो महिलाओं को 40% रिजर्वेशन वाली बात है वो दोहराई और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उधर अखिलेश यादव गाजीपुर के दौरे पर थे, साथ में राजभर थे। वहां पर उन्होंने एक्सप्रेस वे को लेकर अपना क्लेम दोहराया और योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया।